दोस्तों, अगर हम नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की बात करें तो इकोनॉमी और डेवलपमेंट के मामले में दोनों ही पार्ट्स में फर्क आपको साफ नजर आता है। नॉर्थ के पास ज्यादा पॉपुलेशन के साथ साथ दिल्ली जैसे पॉलिटिकल कैपिटल सिटी है, लेकिन फिर भी ऐसा महसूस होता है कि नॉर्थ इंडिया डेवलपमेंट के मामले में अभी भी साउथ से पीछे ही है। इसके क्या कारण हो सकते हैं और ये डेटा हमें क्या सिखाता है, आज यही सब जानेंगे इस वीडियो में। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हम किन स्टेट्स की बात कर रहे हैं। अगर नॉर्थ इंडिया में देखा जाए तो हम जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को लेकर चल सकते हैं। वहीं साउथ इंडिया में देखा जाए तो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्य हैं। इन सभी के बीच एक हिस्टोरिकल डिवाइड रहा है जिसे समझना भी काफी जरूरी है। नॉर्थ इंडिया वो जगह थी जिसमें हमेशा से ही फॉरेन इन्वेजन या विदेशी आक्रांताओं को झेला है। गजनी, गौरी, दिल्ली सुल्तान, मुगल, अफगान और आखिर में अंग्रेज, ये सभी लोग यहाँ पर राज करके गए हैं। इसके उलट अगर हम साउथ इंडिया का इतिहास देखें तो साउथ इंडिया ने इन्वेजन्स सहे नहीं है बल्कि किए हैं। फिर चाहे वो चोल साम्राज्य हो या पांड्या साम्राज्य, इन्होंने श्रीलंका, इंडोनेशिया, कंबोडिया और न जाने कितने साउथ ईस्ट एशिया के देशों पर एक समय में कब्जा किया था। इससे ये बात साफ होती है कि नॉर्थ में हमेशा से ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कम थी, जबकि साउथ इंडिया ज्यादातर इन चीजों से अलग ही रहा है। अब अगर मॉडर्न टाइम्स की बात करें और 1947 के सालों के बाद में आ जाएं, तो दोनों ही रीजन्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, क्योंकि पूरे भारत को ही अंग्रेजों ने खूब लूटा था। लेकिन साउथ इंडिया के पास हमेशा से ही समुद्र का एक्सेस था जो ट्रेड में आसानी देता था। साथ ही साउथ के स्टेट्स, बॉम्बे स्टेट जिसमें आज के गुजरात और महाराष्ट्र दोनों शामिल थे, उसके भी बहुत करीब था और यहाँ पर एक बिजनेस एनवायरनमेंट पहले से था। नॉर्थ इंडिया के पास इस तरह की सुविधाएं नहीं थी। पार्टीशन के बाद तो पूरी तरह इसे रीबिल्ड किया जाना बहुत जरूरी था। नॉर्थ की ज्यादातर इकोनॉमी आज भी खेती पर निर्भर करती है, जबकि साउथ के पास ज्यादा चॉइसेस थी। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर और वो है यहाँ पर सरकारों की पॉलिसीज। इकोनॉमी के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि आपकी पॉपुलेशन पढ़ी लिखी हो और साथ ही साथ आदमियों के अलावा औरतें भी वर्कफोर्स का हिस्सा हो, क्योंकि सिर्फ आदमियों से काम लेने वाला समाज उस पहलवान की तरह होता है जो सिर्फ एक ही हाथ से एक्सरसाइज करता है। नॉर्थ में जहां राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे स्टेट्स में हमेशा से ही औरतों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा रहा था, जिस वजह से न उन्हें पढ़ने दिया जाता था और न ही वर्कफोर्स में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाती थी। वहीं अगर हम साउथ इंडिया की तरफ देखें तो इन सभी स्टेट्स का लिटरेसी रेट बहुत हाई है और उनकी जनसंख्या में फिर चाहे वो आदमी हो या औरत, उन्हें पढ़ने के लिए समान अधिकार मिलते हैं। इसका एक रीजन ये भी था कि तमिलनाडु इस देश का पहला वो स्टेट था जिसने मिड डे मील जैसे स्कीम्स लॉन्च की, ताकि जो लोग गरीब भी हैं वो भी अपने बच्चों को स्कूल भेज सके और कम से कम बच्चों को अपने सर्वाइवल के लिए काम ना करना पड़े। इसके साथ साथ साउथ इंडिया के स्कूल्स में हमेशा से ही वहाँ की रीजनल लैंग्वेजेस के साथ साथ इंग्लिश एजुकेशन को भी प्राथमिकता दी जाती थी। इंग्लिश आज सिर्फ एक भाषा नहीं है बल्कि एक टूल है जो आपके लिए कई दरवाजे खोल देती है। यही वजह है कि लिबरलाइजेशन के बाद जब फॉरेन कंपनीज का भारत में आना शुरू हुआ या फिर यहाँ पर इंग्लिश बीपीओस वगैरह खुलने शुरू हो गए, तो उनके लिए साउथ इंडिया एक बेहतर लोकेशन थी। नॉर्थ इंडिया में आज भी साउथ के मुकाबले लिटरेसी रेट काफी कम है, जो कि बहुत वक्त तक उन्हें पीछे खींचे रहा। साउथ इंडिया के साथ एक फायदा ये भी था कि वो हमेशा ही फ्यूचर को समझने में आगे रहे हैं। जैसे कि 1997 में कर्नाटक इस देश का वो पहला राज्य बना जिसने अपनी एक आईटी पॉलिसी बनाई और इसका नतीजा ये रहा कि उन्हें आईटी इकोसिस्टम बनाने में काफी मदद मिली। इसी साल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू बिल गेट्स से भी मिले थे और उन्होंने उन्हें माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑफिस हैदराबाद में खोलने के लिए कहा। आज हैदराबाद के पास एक माइक्रोसॉफ्ट डेवलपमेंट सेंटर भी है और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला भी आंध्र प्रदेश से हैं। इस लॉन्ग टर्म विजन को साउथ ने पहले ही समझ लिया, इसलिए आज बेंगलोर और हैदराबाद दोनों ही शहर एक दूसरे के साथ आईटी के क्षेत्र में आगे निकलने के लिए कम्पीट कर रहे हैं। नॉर्थ में भी हमने गुड़गांव और नोएडा में भी ये देखा, लेकिन ये दोनों ही रीजन्स दिल्ली के बहुत करीब हैं और इसी वजह से यहाँ पर पॉलिटिक्स ने भी काफी इंटरफेयर किया। जहाँ साउथ में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस उन स्टेट्स को मदद कर रही थी, वहीं नॉर्थ में यही चीज उनकी डेवलपमेंट के बीच में टांग अड़ा रही थी। और इसकी भी एक बड़ी वजह है, हमने हमेशा से ही देखा है कि नॉर्थ इंडिया में जो भी पार्टी रूल करती है वो एक पैन इंडिया नेशनल पार्टी रहती है, फिर चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस। यूं तो इस सिस्टम में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस नेशनल पॉलिटिक्स के कारण कई बार स्टेट्स पर फोकस नहीं हो पाता है। इन दोनों ही पार्टीज में हमेशा ऐसे लीडर्स रहे हैं जो अपनी नेशनल अपील पर इन स्टेट्स की असेंबली में भी वोट ले जाते थे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप साउथ में देखें तो केरला में लेफ्ट और कांग्रेस के दो अलग अलग धड़े हैं।
तमिलनाडु में कोई भी पार्टी डीएमके या एआईएडीएमके के बिना सरकार नहीं बना सकती और इसी तरह बाकी राज्यों में भी है। लोकल पार्टीज की वजह से नेताओं का संवाद अपने वोटर्स के साथ काफी डायरेक्ट हो जाता है। न सिर्फ उन्हें अपने लोगों की प्रॉब्लम्स के बारे में पता होता है, पर साथ ही अगर वो उनके लिए काम न करे तो जनता के पास शिकायत करने का चांस भी ज्यादा रहता है। और ये भी एक फैक्टर है कि साउथ इंडिया में हमें डेवलपमेंट के लिए पॉलिटिकल विल ज्यादा नजर आती है। साउथ इंडिया के डेवलप्ड होने के पीछे और भी कई कारण हम देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ के लोग हमेशा से ही विदेशों में काम करते आ रहे हैं, फिर चाहे वो लो स्किल्ड मैनुअल वर्क के लिए दुबई जाना हो या फिर हाई स्किल्ड वर्क के लिए यूरोप, यूएस या फिर बाकी किसी डेवलप्ड देश में। आज भी अगर हम विदेशों से भेजे गए डॉलर्स के आंकड़े निकालें तो भारत में आने वाले टोटल रेमिटेंस में से 46% सिर्फ साउथ के 4 स्टेट्स में से आती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी साउथ के स्टेट्स हमेशा आगे रहे हैं, जैसे कि केरला भारत का वो पहला स्टेट बन चुका है जिसने नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। इस प्रोजेक्ट में 35,000 किलोमीटर से ज्यादा की फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क केबल्स पूरे राज्य में लगाई गई हैं, ताकि दूर दूर के गांव तक भी हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस पहुंचाया जा सके। इसके साथ साथ उन्होंने 20 लाख बीपीएल परिवारों को फ्री कनेक्टिविटी भी दी है। 2021 में सेंटर फॉर न्यू इकोनॉमिक स्टडीज ने एक स्टडी पब्लिश की थी जिसमें उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ केयर, बेसिक एमिनिटीज, जेड सोशियो इकोनॉमिक सिक्योरिटी और जस्टिस जैसे 5 मेजर फैक्टर्स पर सभी भारतीय राज्यों को इवैल्यूएट किया। इस लिस्ट में सबसे नीचे की तरफ यूपी, बिहार और झारखंड जैसे राज्य थे, जबकि साउथ के स्टेट्स टॉप 10 या टॉप 15 में रैंक थे। 2019 में नीति आयोग ने केरल और तमिलनाडु को हेल्थ के मामले में टॉप पर रैंक किया था, जबकि यूपी, राजस्थान और बिहार इस लिस्ट में सबसे नीचे थे। एक आखिरी फैक्टर जो साउथ की ग्रोथ में जिम्मेदार था वो था उनका फर्टिलिटी रेट और उनकी पॉपुलेशन। साउथ इंडिया के सभी स्टेट्स में जनसंख्या एक बड़ा मुद्दा नहीं थी और वहां पर हमेशा ही कम लोग थे। इस एक फैक्टर ने उनकी पॉलिसीज को इफेक्टिवली सही लोगों तक पहुंचाने में हेल्प किया और वो लोग अपने डेवलपमेंट पर काफी फोकस कर पाए। वहीं नॉर्थ के पास हमेशा ही पॉपुलेशन या फिर टेरेन का मसला रहा है। यूपी, पंजाब और राजस्थान जैसे स्टेट्स में पॉपुलेशन काफी ज्यादा थी। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल की टेरेन ऐसी थी कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट अपने साथ काफी चैलेंजेस लेकर आता था, इसलिए वहां पर कई सारी फैसिलिटीज को जल्दी पहुंचाना मुमकिन भी नहीं था। आज अगर हम जीडीपी पर कैपिटा यानी कि टोटल जीडीपी जिसे पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया गया हो उसके आंकड़े देखें तो यूपी जैसे स्टेट में ये प्रति व्यक्ति 65,431 रुपए है, जबकि आंध्र प्रदेश में ये नंबर 1,70,000 है। कुछ सदर्न स्टेट्स 2 से 2.5 लाख की कैटेगरी में भी हैं। खैर, लेकिन यहाँ ये कहना भी जरूरी है कि ये हिस्टोरिकल आंकड़े हैं। अब जैसे साउथ ने ग्रोथ अचीव की वैसे ही नॉर्थ भी धीरे धीरे काफी डेवलप्ड हो चुका है। नोएडा और गुड़गांव का एग्जाम्पल हम पहले ही आपको दे चुके हैं और अब राजस्थान में भी सोलर एनर्जी पर काम हो रहा है। फिर चाहे वो कोई भी कोना है तो भारत का ही हिस्सा और हमारे लिए ये जरूरी है कि हम इसी तरह आगे बढ़ते रहें। आपको क्या लगता है, नॉर्थ इंडिया के पीछे रह जाने के और क्या कारण हो सकते हैं? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।